उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से जुड़े हुए मेरे चिकित्सक बंधुओं और विभिन्न मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सा शिक्षा के छात्र छात्रागण, आप लोगों को एक बार फिर शुक्रवार की शाम डॉक्टर्स के नाम कार्यक्रम में स्वागत है, जो कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, SIHFW और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हमें कोशिश करते हैं कि एडवांस्ड आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जाने माने चिकित्सकों के अनुभवों को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, जिससे कि कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग की दिशा में काम हो सके। ये आज 12वां एपिसोड है। इससे पहले 11 एपिसोड्स में एक्यूट चेस्ट पेन, COPD, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इत्यादि विषयों पर जाने माने चिकित्सकों द्वारा चर्चा की गई है। आज के इस एपिसोड में पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में डॉक्टर प्रभात शर्मा आपसे चर्चा करेंगे, जो डीएम न्यूरोलॉजी उन्होंने KGMU से बहुत साल पहले किया था और उनके पार्किंसन डिजीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन है। मैं इस उपलक्ष्य पे डॉक्टर प्रभात शर्मा जी को अपने कार्यक्रम में से समय निकाल के यहाँ आने के लिए और इस एफर्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू। मेरी पूरी आशा है कि डॉक्टर प्रभात शर्मा जी के इस लेक्चर से, जो बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ तैयार की गई है, हमारे दूर दूर के जो डॉक्टर साहबान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम TV, दिस इज़ ए YouTube चैनल, तो इससे पहले के जितने एपिसोड्स हैं वो भी चैनल में सुरक्षित हैं। आप लोग सब उन एपिसोड्स का भी बार बार फ़ायदा उठाएं और वर्ड ऑफ माउथ से इसके बारे में बाकी लोगों को भी जानकारी दें, क्योंकि ऑल दोज एपिसोड्स आर वैल्यूएबल ट्रेजर ट्रोव्स फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ, जिससे कि आपके माध्यम से बाकी जनता को, पब्लिक को राहत मिले, उनको फ़ायदा हो। मैं एक बार पुनः डॉक्टर प्रभात शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ और एज ए स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड हम आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं सर। थैंक यू। एंड आई होप दैट दिस एपिसोड विल be beneficial to everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Right. Over to you. Right. At the onset only, I'd like to sincerely thank the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, Uttar Pradesh, Shri Parth Sarthi Sen Sharma, and the Director, Administration and Director, SIHFW, Dr. Raj Ganpati R, for giving me this opportunity and so-called share my little experience regarding Parkinson's disease. Not only this, I would also sincerely thank the Technical Support Unit, the UPTSU, in preparing these so-called PowerPoint slides. Now, without wasting further time, coming to my topic this evening is management of Parkinson's disease. Now, before I come to management, it is better that we get acquainted with what exactly is Parkinson's disease. Now, there's a photograph here which we'll come back and refer again and again. You know, there's this old gentleman sitting, और Parkinson's disease essentially एक movement disorder है. अब disease exactly होती कैसे है? ब्रेन में यूँ समझिए compartments हैं. There are what are known as areas. So, there is a motor area in the brain. That motor area brings about motor activity in our limbs. Now, you can see this. Now, with this point, I'll show that ये अगर इसको motor area green spot को मानिए, ये कहाँ है? Highest area जो cerebral cortex हैं, frontal lobe की. Right, उस एरिया में. Now I have also got this skull, which you can see, हम लोग हिंदी में कहेंगे
माथा या फ्रंटल को एज फ्रंटल बोन है, इसके डायरेक्टली पीछे जो ब्रेन का टिश्यू है इज नोन एज द फ्रंटल लोब, और इसी में टॉप पे एक मोटर एरिया है जो कि हम लोगों की मोटर एक्टिविटी कॉन्ट्रालेटरली, दैट मीन्स द राइट मोटर कॉर्टेक्स governs the movement of the left side and vice versa, right? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मोटर एरिया है वो तो सो कॉल्ड अपने यहाँ समझिए, यू विल बी acquainted there are cells here what we call as neurons. Now neurons have a so called efferent fiber, the fiber which takes signals away from the neuron, as my pointer is showing, to the spinal cord. Now spinal cord again is a structure जो कि हम लोगों की vertebral column में center में lie कर रहा है, protected by the bones of the vertebra. Now यहाँ पे जब वो lower ये spinal cord के so called anterior horn में आता है, वहाँ पे इम्पल्स सो कॉल्ड पॉज करती है. इसको हम लोग कहते हैं, यू कैन टेक इट मोर एज अ रेस्ट फिनोमेना, कि इम्पल्स ये जो एक्सॉन्स हैं दे आर सुपर कंडक्टर्स, देयर आर लार्ज डायमीटर एक्सॉन्स एंड माइलिनेटेड, माइंड यू. नो माइलिन शीट समझिए एक किस्म की रैपिंग है, सेल मेम्ब्रेनी है एक और सेल की, न्यूरॉन की नहीं, न्यूरोग्लाया में एक सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट. वो क्या करता है, अपना पूरा साइटोप्लाज्म एक तरफ छोड़ के, और अपोज्ड सेल मेम्ब्रेन जैसे समझिए ये है और ये एक्सॉन है, इसके ऊपर अपोज सेल मेम्ब्रेन वो लपेट लेता है. एंड दैट परमिट्स, माइंड यू, अ वेरी हाई कंडक्शन. आपने कभी सुना होगा ये जो 100 मीटर्स रेस वाले हैं, उसेन बोल्ट एंड ऑल दीज पीपल, नो दे cover the distance of 100 meters, fastest if I can recollect is 9 seconds, 8.5, 10 seconds. Now these fibers, this axon conducts at the rate of 80 to 140 meters 1 second में. So you can imagine the fastness of the conduction, that in 1 second the impulse travels roughly 100 meters, not like the runner where he takes 9 seconds, right? So from there, after so called resting, now here there is a sort of chemical or a neurotransmitter. It's actually a protein made up of amino acids, and then it travels quickly by the so called anterior route to the muscle. Now entire activity coordinated या smoothen out हो जाए, इसके दो पैरामीटर्स समझिए, इसके दो असिस्टेंट्स हैं. वो मेजर असिस्टेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया, जो ये डायग्राम में है. Now basal ganglia are a collection of, it's a misnomer but forget about that, are a collection of neurons lying within the central nervous system. So their name is large. I'll quickly name them, but there's nothing to get frightened about the nomenclature, you know. Like in the cerebral hemisphere, the collection of neurons, if we'll go back to that cell, here, there is first what is known as substantia nigra, right? Then as you can see in the slide, there is caudate nucleus and putamen. There is another one lying on the medial side by the name of globus pallidus, right? And there is subthalamic nuclei, and in the midbrain, due to space constraint and want of time, close to the substantia nigra, they are lying a group of neurons known as red nucleus. Now the function of the basal ganglia, if you will see, is just one, which I have written.
I've named the basal ganglia. Here again you can see the thalamus is close by, but thalamus is not a part of the basal ganglia. No. The subthalamic nuclei, that is the nuclei lying below the thalamus, the so-called neurons lying in substantia nigra, caudate, putamen, globus pallidus, and red nuclei, they constitute what is known as smoothing the activity. That means essentially basal ganglia का अगर डिफेक्ट है तो एक्टिविटी स्मूथ नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ मूवमेंट, हरकत, जैसे कि ट्रेमर है, डिस्टोनिया है, कोरिया है, एथिटोसिस है, लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स. बट मेन चीज क्या है, टेक अवे पॉइंट, कि हाथ या पैर हल्का सा बेबात के लिए हिलेंगे. दैट इज व्हाट. अब यही स्मूथनिंग ऑफ एक्टिविटी करता है सेरेबेलम भी. बस सेरेबेलम में क्या है, सेरेबेलम का समझिए बस एक ही फंक्शन है और वो है कोऑर्डिनेशन, जान लेना. अब जैसे I am not only using my basal ganglia for smoothing, but I am also using my cerebellum to coordinate, आगे पीछे स्लाइड करना. अभी जैसे पॉइंटर से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये सेरेबेलम है, राइट, ये सेरेबेलम लिखा हुआ दिख रहा है. वहाँ से quite a fat blue arrow is being shown in the diagram. What is this doing? This is coordinating the activity. तो सेरेबेलम की भी बीमारी में वेरियस मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, बट उनका नेचर हल्का सा फर्क होगा. उसमें सेरेबेलम समझिए कॉमन लैंग्वेज में कब डिस्ट्रॉय होता है, अल्कोहल कॉमनेस्ट कारण है. लेमैन में जो हम लोग को शराबी चलते दिखता है तो उसकी गेट क्या है, एटैक्सिक है, कोऑर्डिनेटेड नहीं, एक पैर दूसरे पैर के आगे नहीं जा रहा है, वो इधर उधर दाएं बाएं पैर पटक रहा है, राइट. लाइकवाइज मूवमेंट डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है, बट मोस्टली मूवमेंट डिसऑर्डर्स में बैलेंस इज मेंटेन्ड, घड़ी घड़ी वो गिरता नहीं है. सेरेबेलम के एटैक्सिया में बहुत चांस है वो धार से गिर जाएगा, राइट. सो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन हम लोगों ने बता दिया है, क्या है, स्मूथनिंग ऑफ एक्टिविटी. अब आ जाते हैं हम लोग इस पे कि एग्जैक्टली सिम्टम्स पे आ जाएं. क्लासिकल सिम्टम्स पार्किंसंस डिजीज के क्या हैं? सबसे 1, 2, 3 सबसे एक टिपिकल ट्रायड कहा जाता है पार्किंसंस का. 1 इज ब्रैडिकाइनेसिया, सेकंड इज रिजिडिटी एंड थर्ड इज ट्रेमर. अब इसको ज़रा सा अगर एक्सपेंसिव या विस्तृत रूप से समझें, ब्रैडी मीन्स स्लो और काइनेसिया मीन्स मूवमेंट. सो ईच एक्शन इज स्लो. अब यहाँ एक सटल सूक्ष्म चीज़ भी है. नॉट ओनली इन पार्किंसंस इज देयर ब्रैडिकाइनेसिया, बट there is also bradyphrenia. Now phrenia means thought. Like you must have heard of the word schizophrenia. You know, it's a major psychiatric disorder. So phrenia is thinking process. Brady is slow. So like schizo stands for split. तो शिज़ोफ्रेनिया जिसमें कि उसकी सोच काफ़ी स्प्लिट है, तो वैसे यहाँ पर ब्रैडीफ्रीनिया मीन्स उसकी सोच भी स्लो है. तो बेकार में सच पेशेंट्स आर ब्रांडेड, क्या, अरे इनसे ना बात करो, ये बहुत देर में बताएं. अरे नहीं भाई, हिज थॉट इज स्लो. सपोजिंग ही इज वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हम और तुम जैसे बोल रहे हैं तो छूटते ही कह देंगे जो सामने जेंटलमैन है कोई है, अरे एक ग्लास पानी दे देना. वो एक्चुअली थर्स्टी है, वो सोच रहा, अब वो मल ही कर रहा, ही इज टेकिंग सेकेंड्स टू इवन थिंक एंड पुट
रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, ब्रेन में एक बहुत मज़ेदार खासियत है क्या, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा इतनी क्यों इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्यों एक्चुअली इज अरेंजिंग द वर्ड्स। द पार्किंसंस पेशेंट्स इज मेटिकुलसली अरेंजिंग द वर्ड इन हिंदी और इंग्लिश कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, तो तभी तो दूसरा समझेगा। पहले प्यास पानी यूं करता रहेगा, सो ही विल बी ब्रांडेड, ये तो फंबल कर रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या बकवास कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। सो देयर इज लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो फौरन नहीं कह सकता, तो वैसे ही वो हर चीज स्लो करता है, एक्शन ही नहीं सोच भी। सो बी पेशेंट विद द पार्किंसन पेशेंट, राइट? So likewise, not only there is a lack of spontaneity, but this lack of spontaneity tantamounts to, yes, presents as decreased blink. आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम लोग कितनी बार दिन में कितनी 100 बार ब्लिंक कर रहे होते हैं, पलक झपका रहे होते हैं। क्यों? एक तरफ लेटरल एस्पेक्ट आई पे टीयर फॉर्म हो रही है, तो कॉर्निया वेट रहे, ड्राई ना हो, जिससे कि कॉर्निया वेट सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो टीयर फॉर्म हो रहा वो ब्लिंक से एक फिल्म बन जाती है कॉर्निया पे, वेट फिल्म, राइट? सो ब्लिंक का ये है। वैसे ही हम लोग, आप सरप्राइज रहेंगे, लगभग 1 to 1.5 लीटर सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स में बन रहे हैं हम लोगों का माउथ भी वेट, क्यों? ड्राई माउथ होगा, स्पीच बिकम्स डिफिकल्ट, swallowing becomes difficult. So because of this fact, हम लोग swallow भी मिनिमाइज हो रहा है। swallowing से हम लोगों की कई चीज़ें वॉश ऑफ हो जा रही हैं थ्रोट से इनटू द एसोफेगस। सो पार्किंसंस पेशेंट में द swallowing इज डिक्रीज्ड, इन अदर वर्ड्स सलाइवा इकट्ठा हो रहा है मुंह में, इन अदर वर्ड्स हाइपर सलाइवेशन, तो उसका थूक इकट्ठा होता है, उसको स्पीच में भी दिक्कत होती है। और फिर यही स्पॉन्टेनिटी कम है तो वॉइस मोनोटोनस है, इट डज नॉट चेंज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसडी। प्रोसडी मतलब हल्का सा एक म्यूजिकल, क्या हम कोई चीज़ को जैसे अब एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि भाई देखो स्वॉलोइंग मुश्किल है, तो जहाँ हम कहेंगे वो बेचारा, तो मोनोटोनस वॉइस नहीं है, हमारे एक तरीके से उस मरीज के लिए एक दया या टोन में आ जाएगी वो बेचारा। So our voice has a cadence, it rises and falls. If there's emphasis, then the voice shows that. If we are not interested, if there's neglect, it is again betrayed. And then very characteristically, because of this bradykinesia only, there's a mask-like or expressionless facies, which is a very important so-called sign. Many patients come and tell us, डॉक्टर को कह देते कि चेहरा बिल्कुल मोनोटोनस एक सा है। भाई हम लोग खुशी होंगे हल्का सा स्माइल कर देंगे, क्रोधित होंगे हल्का सा भ्रिकुटी फ्राउन कर देंगे। नो, वो मास्क लाइक है, एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। तो मोस्टली हम लोगों को एज डॉक्टर्स, रिक्शे कोई हो, इलिटरेट रिक्शे वाला हो, एनी पर्सन, लिटरेट साइंटिस्ट भी हो, we don't ask for mask-like faces from him. We ask the relatives कि आपको लगता है कि इनका चेहरा एक अजीब किस्म का है बिल्कुल। वो छूटते कहते हैं हाँ, ये हंसते ही नहीं, ये ज़्यादा कुछ क्रोधित ही नहीं होते। That is how we judge mask-like faces. देन सेम प्रॉब्लम ब्रैडीकाइनेसिया से माइक्रोग्राफिया, आप उसको कुछ शब्द लिखेंगे तो कई हैंडराइटिंग बिल्कुल चींटी जैसी हो जाती हैं, छोटा सा माइक्रो, तो वो लिखता, आप कुछ भी दे दीजिए उसको लिखने को, एक सर्कल बनाने को दे दीजिए तो वो बड़ा एक्सपेंसिव या विस्तृत गोल नहीं बनाएगा, छोटा सा एक कोने में शीट में बना देगा। सो ये तो फीचर्स हो गए
ब्रैडीकाइनेसिया के अंतर्गत। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिडिटी या अकड़न इसको कह दीजिए। मरीज को खुद लगता है कि एवरीथिंग इज स्टिफ, ही कैन नॉट मूव हिज लिम्स वेरी प्लायबली। और इसी के अंतर्गत एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग, एक फ्रेंच वर्ड है उसको कहते हैं फेस्टिनेर। अब यहाँ फेस्टिनेर के मतलब क्या है, समझिए गेट, उसका चलना जो है इज एज दो ही वॉक्स। हम लोग जब कदम उठाते हैं तो कैसे चलते हैं, कदम उठा के आगे चलते हैं। अब फेस्टिनेर में क्या है कि फेस्टिनेर ये जो शब्द है फ्रेंच शब्द है, इट मीन्स इट्स अ शफल। इन अदर वर्ड्स मरीज हल्का सा बेंड हो जाता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये राइट हैंड साइड, और चल ऐसे रहा है, वो बेंट होता है, गर्दन हल्की झुकी है, राइट। अपने सो कॉल्ड एल्बो जॉइंट्स बेंट हैं, रिस्ट बेंट हैं, नीज बेंट हैं, झुके झुके। एक्चुअली देखा जाए तो एक एलिमेंट फेस्टिनेर का बुढ़ापे में भी है। इन अदर वर्ड, जब हम लोग आपको कारण बताएंगे ना पार्किंसंस की, तो काफ़ी हद तक कई पार्किंसोनियन फीचर्स शेयर सिमिलैरिटी विथ एजिंग। सो वन ऑफ द थ्योरीज इज ऑल्सो कि हम लोग को अगर 100 कबीर दास जी जैसे 120 साल के रहे, अब उनको तो कहीं रिकॉर्ड नहीं ये सब था, पर एज बढ़ेगी तो न्यूरोनल, जैसे बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, नो दीज आर ऑल एजिंग फिनोमेना। दिस इज नॉट अ डिजीज, एज इज नॉट अ डिजीज सर। सो अगर काफ़ी हद तक हम लोग 80, 90, 100 होने लगेंगे, वील स्टार्ट हैविंग दीज वेरी पार्किंसोनियन। बुढ़ा आदमी भी स्लोली चलता है, स्लो ब्रैडीकाइनेसिया, ब्रैडीफीनिया, कई बुढ़ापे में हाथ भी, अभी जो थर्ड पे आएंगे यहाँ पे है, ये देखिए ट्रेमर, कंपन। तो कई, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे, आपके दादा दादी, नाना नानी जो बुजुर्ग हैं 80, 85, 90, हाथ कांपता है, राइट। बट फर्क क्या है, एजिंग वाले कंपन और पार्किंसन में हल्का सा सटल, द ट्रेट्स ऑफ द ट्रेमर आर स्लाइटली डिफरेंट, राइट। सो वी कम टू दिस फेस्टिनेर। फेस्टिनेर की क्या खासियत है कि द फीट, if you notice there, he has not lifted his feet. The feet appear as though they are glued to the floor. In other words, ऐसा लगता है डॉक्टर को भी जैसे मरीज के सोल्स चिपके हुए, कोई सोल में, जूते में नीचे फेविकॉल लगा है, चिपक गए, वो पैर उठा के नहीं, पैर घिसट के चलता है। सो इन अदर वर्ड्स, उसको 10 कदम भी फटाफट नहीं चल सकता, उसको 10 मिनट लगेंगे। तो घुसते ही क्लिनिक में, आउटडोर में जो मरीज पैर घिसट के चल रहा है, सब तरफ से अपने सर झुका हुआ है, यू नो, सो कॉल्ड एक तरीके का आगे बेंट फॉरवर्ड फ्लेक्शन पॉस्चर है, एल्बोज फ्लेक्स्ड हैं, नी फ्लेक्स्ड हैं। सो दिस इज क्वाइट अ डायग्नोस्टिक, एंड ही इज वॉकिंग एज इफ द फीट आर ग्लूड। देयर एंड देन यू कैन मेक the diagnosis of Parkinson's, right? It's a very, why I'll say, I'll come to the next slide, the diagnosis is clinical, लक्षण पे हैं। दुनिया में कोई टेस्ट नहीं है जो मोहर लगाएगा पार्किंसंस का। अब जैसे टीबी है, अगर लंग की टीबी है तो वी गेट व्हाट इज नोन एज अपर लोब में कॉटन वुल ओपेसिटीज, ना वो काफ़ी डायग्नोस्टिक है कि भाई ये तो टीबी है। So there is nothing, no MRI, no test which will confirm कि भैया ये तो यही है, right? अब हम लोग आ जाते हैं वापस तीसरे पे, that is tremor. Now tremor characteristically is coarse. coarse होता है 4 to 8 per second.
अब इफ यू कैन नोटिस इट्स मोर ऑफ अ रेस्ट ट्रेमर. जैसे मेरे हाथ हैं, अब जेन्युइनली यू वुड बी सरप्राइज्ड, मेरे हाथ सीरियसली कांपते हैं, स्पेशली राइट हैंड साइड. बट आई विथ little whatever knowledge I have, because I've worked on Parkinson's for about 2 years, I don't think so I have Parkinson's. I feel this is a senile aging tremor. Why? Because if supposing I'm holding a cup of tea, and many of my so-called friends and others have commented, your hand shakes. But by God's grace, it doesn't shake. I love making notes. I study every night. Make notes, mostly medicine, or study, I mean virtually I have two passions. Study some sort of a religious text, anything, and make notes. Whatever patient I see, I to redo whatever note I've made. Supposing I see a typhoid this morning, then again tonight I will try to brush up. I hope I've not forgotten anything. I hope that way. So at least by God's grace, my hands don't shake when I'm making notes. And what I do is, which I will say even later, even if you have Parkinson's, if the other person comments, देखो हाथ हिल रहा है, if you make it obvious to the guy, वो और हिलेगा, वो गिरा ही देगा. If you just ignore it, एक तरीके का वो कंपन ट्रेमर शांत हो जाएगा. So even with Parkinson, the same thing is applicable to my state. What I do, if someone comments, I'm not nervous. I just smile and say, हाँ हो रहा है, aging है. And I shift my cup of tea, either I keep it on the table or I use my left hand. So I just give my right hand, कि हो रहा है, ठीक है, it's okay. So whenever, even with pathological condition, ये तो एक तरीके का physiological है. If you allay the apprehension, आप अगर उसको तवज्जो ना दें, मरीज का सिम्टम शांत हो जाता है. राइट. अब ये जो कॉज ट्रेमर है रेस्ट में होता है मोस्टली. ये नहीं कि इंटेंशन में. दैट मीन्स मैं आगे जाके कोई ग्लास उठाने की कोशिश करूं, वो याद है हम लोगों ने अभी करा था और दिखाया था, वो ज़्यादा फीचर है ये सेरेबेलम का. सेरेबेलर ट्रेमर्स और सेरेबेलम में कई चीज़ें नुकसान. बट इफ़ यू टेक होम द फैक्ट कि भैया सेरेबेलम की प्राइम नुकसानदेह बीमारी या तो अल्कोहल है या चंद दवाएं, हाइपोथायरॉयड, कई और कारण भी होते हैं, ऐसा नहीं, दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट कॉमनेस्ट इज अल्कोहल. तो सेरेबेलर ट्रेमर इज इंटेंशन. दैट मीन्स अगर मैंने ये पॉइंटर को यहाँ रखा था, पकड़ने की कोशिश करी, हाथ हिलने लगेगा. ये क्या है? सेरेबेलर है. और अगर मेरा पॉइंटर यहाँ रखा है और हाथ अपने आप ही हिल रहा है, रेस्ट ट्रेमर है. तो ये क्या है? बेसल गैंग्लिया, पार्किंसन है. सो यू सीइंग द डिफरेंस. तो देयर इज सटल लॉ नहीं है ये. पार्किंसन में भी इंटेंशन ट्रेमर हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट चांसेस यही हैं कि पार्किंसन में इंटेंशन ट्रेमर ना हो करके एक तरीके का वो रेस्ट ट्रेमर है. अब आखिरी चंद, जैसे हर जगह एडवांस होता है, तो ये तो क्लासिकल क्राइटेरिया थे पार्किंसन के. अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में उन्होंने एक और संशोधन चेंज करके एक फोर्थ क्राइटेरिया भी जोड़ दिया है. इट इज नोन एज PIGD, that is postural instability and gait disorder. In other words, gait disorder to I have elaborated, it is a Festiner. He shuffles in a bent posture, he is walking as if the feet are glued to the floor. Right. Now, in an attempt कि लोग, देखिए समाज से everyone wants a little praise. So before the guys reprimanded or told, अरे जल्दी चल के आओ ना, डॉक्टर ही उठ जाएंगे. In an attempt कि मुझे कोई, he tries to walk despite the fact he is unable to walk. He tries to walk fast. तो उस propulsion में जल्दी पैर उठ नहीं रहा है. He tends to fall. Right? उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड गिरने को प्रोपल्शन.
कई बार वो पीछे भी गिरने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोपल्शन, राइट। अब ये तो हम लोग के क्लासिकल सिम्टम हो गए। अब नीचे एक लास्ट लाइन जो इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पार्किंसन शुरू होती है एक ही तरफ, हेमी। इडियोपैथिक पार्किंसन, जो अभी कारण बताएंगे पार्किंसन का, इडियोपैथिक एक तरफा शुरू होता है, हेमी। सालों बाद, 3, 4, 5 साल बाद वो दोनों तरफ आएगा। अब इस पे क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मोस्टली अभी जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे ये तो सो कॉल्ड लक्षण हम लोगों ने बता ही दिए हैं, राइट। लेफ्ट वाले पे हम लोग फिर से आ जाएंगे जब इलाज के बारे में बताएंगे, हाउ द ट्रीटमेंट इज बेनिफिटिंग अदर फैक्टर्स, जैसे कि बेंट पॉस्चर आप देख ही ले रहे हैं, राइट। हल्का सा कई पार्किंसन में ऑटोनॉमिक हार्ट पे भी हाइपोटेंशन, चक्कर। पार्किंसन मसल डिसऑर्डर है तो आंत उधर दिखाई गई है, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रॉब्लम होती है कि फाइनल देखिए स्मूथ मसल, आंत की मसल इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी, दैट मीन्स आप चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि हार्ट की धड़कन हो, वो कार्डियक मसल है, वो ऑटोनॉमिक एक तरीके का एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक। वैसे ही आंत की भी ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, पर लास्ट बिट जहां हम लोगों का एनल सेंटर है, पॉटी करने का रास्ता, वहां एक स्केलेटल मसल है। तो आप अगर एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां यू कैन नॉट डिफिकेट, कैन नॉट गो टू द टॉयलेट, सो स्केलेटल मसल इच्छानुसार कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, राइट। अब ये स्केलेटल मसल में भी स्टिफनेस, रिजिडिटी है। इस वजह से मरीज बड़ा हताश होता है कॉन्स्टिपेशन से, कि हमारा पेट पॉटी नहीं होती, हमारा पेट नहीं साफ होता है, राइट। थॉट प्रोसेस में हमने उधर टॉप में ब्रेन जो बना रखा है, कम हर नहीं 10-15% ऑफ पार्किंसंस को डिमेंशिया भी होता है। अब डिमेंशिया क्या चीज है? डिमेंशिया है कॉग्निशन फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाए। अब प्रश्न आ गया कॉग्निशन क्या है? ये जैसे हमने दिखाया था ना, ये फंक्शन डिमेंशिया का फ्रंटल लोब का फ्रंटल पार्ट का है, आगे का। तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई जिसका माथा बड़ा चौड़ा है या फॉरहेड क्लियर है वो काफी ज्ञानी है, इन अ वे ही इज नॉट इनकरेक्ट, ही इज राइट, बिकॉज दी frontal lobe का frontal part, which is known as the thinking area of the brain, or also called as the silent area of the brain, or also called as area 9, 10, 11, 12, which subserves या governs cognition. So cognition यहाँ clear कर देते हैं। dementia मतलब होता है कि there is loss of cognition, अर्थात equals to 4 factors: memory, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, परसेप्शन। ये 4 चीजें अब मंद हो गई हैं। इफ कॉग्निशन इज नेवर अक्वायर्ड, उसको कॉग्निटिव फंक्शन आया ही नहीं बच्चे को, देन ही इज कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। तो बस एक चीज याद रखनी है, मेंटल रिटार्डेशन में कॉग्निशन आया ही नहीं, मेमोरी, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, परसेप्शन। अब मेमोरी जल्दी से बता देते हैं। मेमोरी क्या है? 3 है, इमीडिएट, रीसेंट, रिमोट। तो इमीडिएट में मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई देखो शफलिंग गेट का अभी जो बताया बस चंद मिनटों पहले क्या है, तो अगर आप रिकॉल करके कह देंगे फेस्टिनर, इमीडिएट ठीक है। रीसेंट मेमोरी में आपने आज सुबह नाश्ता क्या करा, और रिमोट में जब मैं 3 साल का था तो दादी माँ ने छोटी ट्राइसिकल दिलाई थी लाल रंग की। अब जोक क्या है कि डिमेंशिया भी जैसे पार्किंसन अधिकतर इडियोपैथिक, उस पर हम आएंगे। इडियोपैथिक एक बड़ा सिंपल टर्म है, पर उसका अनुवाद करा जाए इट मीन्स अज्ञानता, डॉक्टर को पता ही नहीं क्या क्यों हो रहा है। तो वो एक तरीके का उसने एक शब्द कॉइन कर लिया है, वो इलाबरेट करेंगे, जो सुनने में सुहावना लगता है, विच इंग्लिश लैंग्वेज में उसके लिए टर्म है यूफेमिज्म।
अभी आएंगे। तो मेमोरी हो गई इमीडिएट, रीसेंट, रिमोट। अब डिमेंशिया में रिमोट मेमोरी हमेशा ध्यान, दैट मीन्स दादी ने क्या दिया था छुटपन में, मामा मेरे लिए जब आते थे, ये याद रहता है। इमीडिएट और रीसेंट, शूशू बाथरूम कहाँ है, मैंने सुबह नाश्ता करा, ये भूल जाते। तो मेमोरी चली जाती है। ओरिएंटेशन अगेन 3 है, टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम मतलब देखिए अभी मैं 6:30 हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है शुक्रवार है, तो टाइम, प्लेस, कहाँ, स्टूडियो में बैठा हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, मैं ऑडियंस है मेरे सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अस्पताल में मरीज देख रहा हूँ। तो एक तरीके का मेमोरी इमीडिएट, रीसेंट, रिमोट। ओरिएंटेशन टाइम, प्लेस, पर्सन। थिंकिंग एसेंशियली 2 चीज, सोच हम लोगों की देखिए कोई भी कहे 2 चीज हैं, एक थॉट प्रोसेस है, किस तरह जल्दी या स्लो सोच रहे हैं, रैपिडली सोच रहे हैं, एक टॉपिक से हम दूसरे पे जंप कर रहे हैं, जैसे कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेनिया, हाइपोमेनिया, उसने फायर, आग, अब ताकि वो कहे सामने दिख रहा है आग से ताप लेंगे ना, वो कमेंट कर देगा आग से लोग जल जाते हैं, फिर वहां से कूद के चले जाएगा हाँ छुटपन में मैं भी जल गया था, फिर वहां से कूद के चला जाएगा कि छुटपन में तो मेरे स्कूल का नाम ये था, स्कूल से चला जाएगा पुस्तक। यू सी जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। तो दीज आर नोन एज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक कूदे जा रहा है। तो या तो बहुत फ्लाइट है, एक बात के बाद दूसरा, यू नो, नहीं तो बिल्कुल पीछे है, चुप, वही जैसे ब्रैडी फ्रेंड, चुप। तो मोस्टली डिप्रेस्ड पेशेंट्स, शिज़ोफ्रेनिक्स वगैरह से चुप बैठ जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिक्स का तो एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मेजर साइकिल, उसको सुनाई दे रहा होता और वो किसी से बात कर रहा होता, तो ऐसे बीच में हाथ, जैसे मान लो दुर्गा माँ उससे बोल रही तो हाथ कर देगा इशारे से, सुन लिया, समझ में आ गया। तो ये जेस्चर हम लोगों को लगने लगता है कि डिप्रेस तो बिल्कुल उसे पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग है, वो चुप बैठ जाता। तो उधर मेमोरी, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, तो प्रोसेस या तो फास्ट हो सोच आपकी, या भाई बहुत स्लो हो डिप्रेशन जैसे में, राइट, या शिज़ोफ्रेनिया में चुप है, स्लो, पर बातें भी कर रहा। और लास्ट है परसेप्शन अनैमली में अधिकतर परसेप्चुअल अनैमली है हैलुसिनेशंस, इल्यूशंस। हैलुसिनेशन में तो क्या है, चीज है ही नहीं। अब जैसे मेरे सामने इस समय कोई भी सॉर्ड, तलवार नहीं लटक रही, मुझे दिख रही है वो। अगर जैसे यहाँ एक स्टैंड है स्टूडियो में जो लाइट दिखा रहा है, इस स्टैंड जो काला सा है इसको मैं समझूं सांप है, वो इल्यूशन है। तो ये चारों कंपोनेंट कॉग्निशन में, मेमोरी, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, परसेप्शन में गड़बड़ी हो तो डिमेंशिया है। 10-12%, 15% में डिमेंशिया होता है, इसलिए वो ब्रेन बता दिया है। ठीक, तो हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप में अभी क्या डिस्क्राइब करा है, लक्षण या सिम्टम्स एंड साइंस। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, आप कह सकते हैं भाई मैं पेट्रियाटिक हूं या जो भी नाम दे दीजिए, पर थोड़ा बहुत तो हूँ 100%। पर साहब जेम्स पार्किंसन एक लंदन में रहने वाले लंदनर फिजिशियन थे, उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। 1817 में उन्होंने ये वर्णन करा। ऐसा नहीं था सर, व्हेन आई डिड एंड वाज स्टडीइंग, सो आवर सो कॉल्ड प्रोजेक्ट ऑन पार्किंसंस, आज वाज अ क्लिनिकल प्रोजेक्ट, मुझे क्लिनिकल देखना था। हम लोगों ने एक प्रेमाइस हाइपोथेसिस ली थी, तो उनका ब्लड टेस्ट करते थे, ब्लड जा करके देते थे CDRI और ITRC में 91, 92, 93 के। तो वहाँ पे बस पढ़नी एक बीमारी थी, मुझे पढ़ना पसंद था, तो वहाँ की दोनों की लाइब्रेरीज वर वेरी वेल इक्विप्ड। तो वहाँ जब खोजना शुरू करा, टू माई अटर सरप्राइज आई फाउंड कि भैया ये तो डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी है चरक संहिता में। एक जो भी कहिए ज्ञानी डॉक्टर आयुर्वेदिक या ऋषि अग्निवेश ने कंपाइल करके 2500 साल पहले चैप्टर 20 में कंपात करके ये कंपन की बीमारी लिख रही है।
हमें पता नहीं क्यों गधा थोपा जा रहा है। जैसे कहीं भी पढ़ें आप तो ग्रेविटी ऑलरेडी हमारे यहाँ वैदिक टाइम से डिस्क्राइब्ड है। इनको कहना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, एप्पल गिरा, ना, ये गधा बना रहे हैं, राइट। तो वैसे ही यही नहीं, जोक देखिए उन किताबों में जब हम लोग मैं पढ़ रहा था, आप जाइए, probably I am not that computer literate, but you all must be, and computer savvy also. You can look up, it's there. यहाँ तक इलाज वर्णन है सर। म्यूसना प्रूडेरेंस एक लेग्यूमिनस मटर की जाति का प्लांट, उसके पत्तों में लीवोडोपा जो ड्रग अब हम लोग 1960s से शुरू करी है, इन्होंने 1817 में बता दिया, लाइलाज थी। खैर कारण ढूंढते गए कि डोपामीन कम है, ये वो अभी हम लोग बताएंगे, तो इलाज तय हो गया। अरे ये सब इलाज दिया, और यही नहीं, उन किताबों में कि पैपरस पे इजिप्शियंस ने भी ये एक्सटोल कर रखा था राजा, यू कैन इमेजिन। तो भ्रम देखिए, वी क्रेडिट, आई वुड से, आई एम नो वन टू से, बट दे शुड डिलीट दिस गाइज नेम एंड पुट अप समथिंग लाइक द नेम गिवन बाय श्री अग्निवेश कंपन की बीमारी, वो डिस्क्राइब थी भाई 100%। ठीक, नाउ वी कम मैनेजमेंट के लिए ही कारण कौन कर रहा है। तो अगर आप कारण मैनेज कर लेंगे तो बीमारी ऑलरेडी मैनेज्ड है, राइट। तो सबसे बड़ा कारण हम आ जाते हैं, इधर लेफ्ट पे भी दिया है, आपको लेबल कर दिया था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा एक मिड ब्रेन, एक ब्रेन स्टेम में एक जगह है मिड ब्रेन, जो पूरे सेरेबुलर हेमिस्फीयर्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है। मिड ब्रेन की बीमारी है, इसीलिए और मिड ब्रेन में भी कहाँ, उसका नाम ही है सब्सटेंशिया नाइग्रा। दैट मीन्स कुछ सब्सटेंस है नाइग्रा जैसे काला सा, वहाँ मिलानिन कंटेंट, जो सेल्स हम लोगों की खाल की सबसे आखिरी लेयर में मिलानोसाइट है। अब मिलानोसाइट इज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रैन्यूल्स। हम लोग भी भाई ये जो सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट है, गोरी हम लोग कहते हैं भाई, यूरोपियंस, अमेरिकन, व्हाटएवर, उनमें मिलानोसाइट का नंबर भी खाल में कम है और मिलानिन कंटेंट भी कम है। ब्लैक्स, हम लोग इंडियंस जो अफ्रीकन्स हैं, उनकी खाल भी ज़्यादा काली है और मिलानिन नंबर सेल ज़्यादा और मिलानिन कंटेंट भी ज़्यादा। वैसे ही ये मिलानिन यहाँ है, राइट। अब विस्तृत रूप में समझिए, हम लोगों को पता ही नहीं क्या कर रहा है बहरहाल। तो सबसे पहला कारण अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, इडियोपैथिक, पता नहीं, अज्ञात है। अब 80% पार्किंसंस अज्ञात है। यही डीजेनरेशन, यहाँ की सेल्स जिसे कहिए दो जोन्स में, जोना कंपैक्टा, जोना रेटिक, ना भी जाने, सब्सटेंशिया नाइग्रा की सेल्स बना रही हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि यहाँ दिखाएं, अगर यहाँ पे है या बाद में है, सॉरी बाद में, आई एम माय अपॉलॉजीज, जो बना रही हैं और वो कनेक्ट कर रहा है, ये भी नहीं, वहाँ से जाके बेसल गैंग्लिया में राजा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो बन रहा है, क्लासिकल सिम्टम्स हो गई ये, राइट। अब जो बन रहा है देख रहे हैं आप, वो जा रहा है पॉइंटर से बेसल गैंग्लिया, वो वाला बेसल गैंग्लिया सब्सटेंशिया नाइग्रा में है। कौन सा? ये यहाँ, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में पॉइंटर है, ये आ गया। ये यहाँ से ट्रैक्ट, ये जो है ये जाके, और वो एक्सॉन सब्सटेंशिया नाइग्रा का या बेसल गैंग्लिया जहाँ लिखा है, ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस वगैरह जहाँ दिख रहे हैं, उन पे जाता है और लेके बना के क्या लेके जा रहा है? डोपामीन, राइट। अब हम लोगों के पास एक मज़ेदार टर्म है इंग्लिश में, यूफेमिज्म। बहुत ही निकृष्ट चीज़ को बहुत उत्कृष्ट मैनर में कहें, दैट इज यूफेमिज्म, नथिंग एल्स।
सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डॉक्टर्स को एक अजीब ईगो या साइंटिस्ट को ईगो हैंग अप है, यहाँ लिखने के बजाय कि पता नहीं, दे यूज द टर्म इडियोपैथिक। समा कुछ विरोधाभासी, एक अजीब किस्म का हम लोगों का एरोगेंस कह लीजिए, या ये मानना कि हम नहीं जानते हैं, उसको कवर करते हैं इडियोपैथिक। अब जैसे मिलानिन वहाँ का क्या कर रहा है, इडियोपैथिक, वी डोंट नो। यूफेमिज्म रोज की आप दिनचर्या में अखबार में देखेंगे, भाई बम डालना था, टेररिस्ट कैंप लेफ्ट में था, डल गया बम राइट में बच्चों का स्कूल था, सब 200 बच्चे मर गए, तो उसको रिपोर्टेज वाले कहेंगे क्या, ताकि कहें अरे ये तो बहुत गलती हो गई, हम लोग तो मर्डरर्स हैं, हम लोगों ने मार डाला 200 बेचारे बच्चों को ना। दे विल से नेम इज दैट कोलेटरल डैमेज। Now that sounds very harmless. आप बैठे किसी की परनिंदा घर में कर रहे हैं, बहुत गाली गलौज बकवास, कोई जना घुसाता, अरे क्या कर रहे हो, तो ये तो ओ वी आर जस्ट गॉसिपिंग। नो, गॉसिपिंग इज सच अ sophisticated word. So idiopathic is actually a euphemistic term बेटा, right? So let's be very clear, आगे और बताऊंगा मैं। डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल है, पार्किंसंस की कोई वो है नहीं, तो आजकल भी जो प्रथा जनरल टर्म में है टोटल बॉडी चेक, देयर इज नथिंग लाइक अ टोटल बॉडी चेक। वी barely know 10, 12, 13% ऑफ द बॉडी वर्किंग। भाई आपको मेरा घर ही नहीं पता तो आएंगे क्या, आपको उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही नहीं पता हो क्या रहा है। रेटिना देख लीजिए, रेटिना में लाइट एनर्जी फॉल करती है, a real inverted, not a virtual, physics अगर हल्की सी, real inverted small image is formed on the retina, and then the light energy changes to chemical energy transmitters से, और depolarization में खेल बस दो आयंस का है, सोडियम पोटेशियम, वो एक्सॉन से ट्रैवल करके ऑप्टिक नर्व से होके रेडिएशन से होके ऑक्सीपिटल लोब पहुंच जाती है। एंड आई डोंट नो व्हाई साइंस डजंट टर्म कि प्रभु ही की दया है, ईश्वर ही कर रहे हैं कि ऑक्सीपिटल लोब में वो इमेज फिर एक्सपैंड कर जाती है, लाइट केमिकल से लाइट एनर्जी बन के हमें पर्सपेक्टिव, वो इमेज जैसे आप खड़े हैं या हम खड़े हैं इतना पता चल जाता है 3 फीट दूर, वो 5 फुट लंबा, जबकि इमेज 2 मिलीमीटर की बनी थी। So we don't know. So why I'm trying to emphasize, don't fall prey to total body check. No. Most of the disorders in the body are idiopathic. हमें पता नहीं, right? Next we come to the fact trauma. हम चला के यही लाए थे कि भाई और भी बहुत खेल हैं आपको। अब आप ब्रेन में अंदर देखिए, ये स्कल है, ठीक है, कवर्ड है CSF से, मेनिंजीज से, आप रिजेस देख रहे हैं, रिजेस मतलब शार्प एजेस देख रहे हैं, कितनी शार्प एजेस है। तो ये खोपड़ी में मुक्का, भले ही हेलमेट पहन लीजिए, मार मार के क्या खेलना, क्यों? बहुत प्रतिष्ठित, बहुत विख्यात कैसियस क्ले, जिन्होंने अपना कैथोलिक मजहब बदल के मोहम्मद अली हो गए थे, राइट? उन्होंने भी एक प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल हो गए, इतना बॉक्सिंग करी, खोपड़ी पे इतने लठ मारे हाथ से, उनको पार्किंसन था। ही इज अ नोन पेशेंट ऑफ पार्किंसन। तू तो आ बैल मुझे मार है, तो आई विल ऑलवेज डिसिस्ट, रचा यू कैन डू एनी अदर सिंपल गेम, बैडमिंटन ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, बट डोंट ट्राई दिस गिमिक। हम लोग तो, हमारी जो अच्छी किताबें हैं वो तो प्रेफिस में यहाँ तक बताती हैं, ऑलवेज ए क्यों, आई नो इट्स अ डाइग्रेशन, बट आई विल ऑलवेज इनकरेज डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, whoever are listening, always read the preface of the book. If the preface, वो जो शुरू के 2-3 पन्ने हैं, वो अपने को ही we did this and we did that arrogance बना रहा, किताब लायक नहीं होगी। जब भी ह्यूमिलिटी होती है, मैं तो अति खुश, आई नो आई एम डाइग्रेसिंग, बट बहुत मुरीद हो गया था, नतमस्तक हो गया था। एक बेंजामिन ए फेल्सन की किताब है, पढ़िएगा, चेस्ट रोइंजनोलॉजी। मुझे पढ़ना पसंद था, तो मैंने कहा भाई एक्सरे इतना कॉमन है, टीबी इतनी कॉमन है, तो एमडी में पढ़ें। तो बेंजामिन फेल्सन जब पढ़ी
अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट है। आई वॉज बोल्ड ओवर, उसने पता है क्या, उसने एक्नॉलेज करा है कि मेरे प्रेफेस में कि मैं कितना गधा था, मैं गलत चीज़ पढ़ा रहा था। वो तो भला हो कि एक रेजिडेंट ने पॉइंट आउट करा, जबकि मैंने 20 साल वही गलत चीज़ पढ़ाई। नाउ दैट रिक्वायर्स ऑनेस्टी। तो ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट। इसके मतलब वो किताब बहुत उत्कृष्ट होगी। वो पहले ही पन्ने में मान ले रहा है मैंने गलत करा। फर्स्ट चीज़ याद रखिए, सबसे पहली चीज़, अगर अच्छा इंसान डॉक्टर कुछ भी बनना है, क्विकली अग्री एंड से मैंने गलत करा या मुझे नहीं पता। मैं तो अभी भी अपने सो कॉल्ड पेशेंट से कहता हूँ कि भाई देखो, इतनी मोटी मोटी 3-3, 4-4 हज़ार पन्ने की किताब है, वी जस्ट नो द प्रिंसिपल्स, राइट। सो मुझे 2-3 दिन का समय दो, 3-4 दिन बाद शाम को आना, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊँगा। तुम्हारा जरा मर्ज जटिल है, मान लीजिए MSA है, PSP, कोई हो, सार्कॉइड है, यू नो, विच आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। सो ऑलवेज से आई रीड अप एंड लेट यू नो। नाउ क्विकली कमिंग टू थर्ड पॉइंट, इन्फेक्शंस। यूरोप में एक एपिडेमिक चला था इन्फ्लुएंजा का 1916 से 26। वो इनकेफ्लाइटिस ने लाखों, जैसे हमारे कोविड में मर गए, जो बचे उनको पार्किंसंस था। वैस्कुलर, हाइपरटेंशन, देखिए 2 आदरणीय बीमारियां हैं, रट लीजिए, BP और डायबिटीज। इनसे खिलवाड़ ना करिए, ना ऐसा कंटाप देंगी आप चैत नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो ये कहना अरे शुगर तो बढ़ी रहती है, नहीं, गलत बात है। ट्रीट देम आदरणीय भाव से, विथ रिस्पेक्ट। ऑलवेज टेक योर ट्रीटमेंट मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर एंड कीप द शुगर कंट्रोल्ड। कॉमनेस्ट इडियोपैथी के बाद जो आएगा आप चौंकेंगे, टॉक्सिक कंपाउंड्स जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, रोडेंट। बड़ा वर्क हुआ है कनाडा में, पार्किंसंस सन 60-70 में इसलिए बढ़ गई थी। पैराक्वाट एक पेस्टिसाइड था, बल्कि घोड़ों में पार्किंसन हो गया। आप देखिएगा सामने लिखा है MPTP। MPTP की 3 मिनट में हम आपको बताते हैं। एक न्यूयॉर्क में, नाम भूल रहे, इंटरनेट पे है, देख लीजिएगा, पढ़िएगा। एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, वो चर्सी गंजेड़ी भी था। उसने कहा हम अपनी लैब में ही क्यों ना पैथिडीन, मॉर्फिन भी हाई देती ना, तो पैथिडीन मेप्रिडीन मॉर्फिन का ही एनालोगस कंपाउंड है। तो वो जो उसने बनाई उसमें कंटैमिनेंट आ गया, कंपाउंड MPTP। अब लो बी होल्ड, चौंकेंगे आप, पार्किंसन स्लोली प्रोग्रेसिव है, वर्षों में बढ़ती है। उसने सोमवार को वो पैथिडीन लगाई नस पे, बुध को 3 दिन बाद ही उसको पार्किंसन हो गया। क्यों? MPTP नहीं टॉक्सिक है। MPTP बदन में गया तो जो बगल में आपको मेलानोसाइट की रिच दिख रही सब्सटेंशिया नाइग्रा में, उसकी सेल ने 48 घंटे में MPTP को MPPP में कर दिया, और MPPP हाईली टॉक्सिक है। उसने वहां डोपामीन जो बन रही थी, रिवॉर्ड हार्मोन, उसको चौपट कर दिया खट से। फाइनली 1 और 1.5 ईयर में वो ड्रग एडिक्शन से मरा। पर तब से अब फास्ट फॉरवर्ड करिए, ये था 76-79, 83 में वहां पे भी यही था। लैंगस्टन एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उसने बड़ा अच्छा पेपर लिखा है, देखिएगा। 120 ऐसे लोग कैलिफोर्नियंस जो थे उनको MPP टॉक्सिसिटी थी, राइट। तो इसलिए हम विस्तृत रूप से कह रहे हैं, ड्रग्स जितनी साइकियाट्रिक की दवा, मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर 2-3 है, शिज़ोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या बाइपोलर यूनिपोलर डिसऑर्डर्स। इनमें जो भी दवा है वो डोपामीन जो ऊपर जो बन रही है सब्सटेंशिया नाइग्रा पे, पर न्यूरोट्रांसमीटर है, जाके अटकेगी, चिपकेगी डोपामीन रिसेप्टर कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया पे, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। अब खट से ये तो अपने आप बुक में देख लीजिएगा, हम रिवाइज बता दे रहे हैं कि देखिए अमाइनो एसिड्स हैं, ये ट्रीटमेंट में भी और सिंथेसिस ऑफ डोपामीन बता रहे हैं। एक अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन बदला टायरोसिन में, एंजाइम्स हैं बीच में, यू नो, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, उनके विस्तृत नहीं बताना। टायरोसिन बदला डोपा या लीवोडोपा।
अब यही चीज बदलती है डोपामीन में। अब आप सोच सकते हैं हम लोग डोपामीन क्यों नहीं दे देते। डोपामीन ब्लड, समझिए ब्लड की वेसल्स में एक छन्नी है, जो चाय की छन्नी होती है वैसी। चाय की पत्ती नहीं छनेगी, केवल चाय छनेगी। तो डोपामीन छन के जा ही नहीं सकती, तो डोपामीन आउट ऑफ क्वेश्चन है देना। हम लोग लीवोडोपा देते हैं क्यों, वहां पे एक एंजाइम है डोपा डीकार्बोक्सिलेज बेसल गैंग्लिया में, वो जो हमने बाहर से लीवोडोपा दी उसने उसको डोपामीन में बदल देता है, राइट। अब डोपामीन वैसे भी जब तक का 80% ईश्वर ने बनाया ऐसा है कि अधिकतर लीवे बहुत है परमात्मा का। जब तक का चीजें जैसे स्ट्रोक होना है तो कैरोटिड नैरोइंग अगर 80% से ज्यादा है, दैट मीन्स ब्लड वेसल नैरोड है 80-82, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। जब तक का 75-78 है चलता है, यही कॉरोनरी में एमआई नहीं होगा। वैसे ही ये डोपामीन 80 से ज्यादा, दैट मीन्स 82, 83, 84, 85% कम हो जाएगी तो लक्षण आ जाएंगे पार्किंसन के। तो यही वो जो कॉजेस थे एजिंग वाले में, यही हम लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे अगर हर जना कबीरदास नुमा, संत कबीर नुमा 120 साल का हो और ऑर्डिनरी हो, भाई वो तो समझिए ईश्वर रूपी है, तो बहुत चांस है। हम लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि मोस्ट ऑफ अस विल बी हैविंग पार्किंसन डिजीज बिकॉज विथ एज डोपामीन सिंथेसिस डिक्रीजेस एंड दोज सो कॉल्ड एजिंग साइंस, बेंड पोस्चर, हल्की सी मेमोरी कम, हाथ का कंपन, फ्लेक्शन, चलना धीरे धीरे, शफल, प्योर शफल नहीं है बिल्कुल, धीरे धीरे चलता है। आप अपनी नानी या दादी का हाथ ही उठाएंगे तो वो प्रॉबेबली हर एक को हो जाता। अब डोपामीन की एक और खासियत है, डोपामीन देखिए रिवॉर्ड हार्मोन है, आदमी को खुश करता है। जब आप बैठे सामने शराब पी रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, तो शराब से नहीं खुश हो रहे हैं डार्लिंग, आप खुश हो रहे हैं, डोपामीन रिलीज हो रहा है ब्रेन में। कोई चीज ले लीजिए, आर्किमिडीज जो कूद के, आर्किमिडीज सुनते हैं ना बाथरूम में उसको, डिस्प्लेसमेंट वाटर की द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो सुनते हैं वो एथेंस में नंगा ही नहा रहा था, टप के बाहर सड़क पे चला गया, क्यों? डोपामीन रिलीज। तो डोपामीन यहां तक आप चौंकेंगे, निकोटीन सिगरेट जो होती है ना वो, अरे वो सांभा वाला पॉइंट, वो जो कितने आदमी थे, तो वो जो करे जा रहा है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई गप नहीं है, ये ना, ये गुडमन गिलमन फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरापेटिक्स में। अगर आप चूना, लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो टोबैको की पत्ती में जो अल्कलॉइड है निकोटीन, वो बहुत धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। फाइनली क्या करता है? जाके ब्रेन में डोपामीन, तो जैसे ही, तो ये तो 4-5 मिनट में जाएगा। आपने कश लिया और फिर मान लीजिए आप पिता, बच्चा कुछ पूछ रहा है, पापा पापा ये, तो आप रुकते हैं, कश जलाते हैं, फिर कहते हैं हाँ अब बताओ। अब क्यों बताओ? आप हाय हैं। जितने ये सब नशीली दवाएं डोपामीन ही तो रिलीज कर रहे हैं। तो डोपामीन एक तरीके का सारांश समझ लीजिए मूड एलिवेटर है। अब मैनेजमेंट में क्या है? देखिए मैनेजमेंट में पहले ही आपको कारण, वापस चले जाएं, मैनेज कर लीजिए कारण भैया। अब इडियोपैथिक मैक्सिमम वो तो मैनेज नहीं कर सकते, अपने को फालतू में, जब भी आप बच्चे को भी मारें, यहां ना मार दीजिए, मारना हो तो यहां बैक में मसल है वहां मारिए। बच्चे को मारेंगे, रिजेस में ब्रेन डैमेज होता है, राइट। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज कंट्रोल रखिए। जो खाना लाइए धो के अच्छी तरह। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं हर जगह के किचन गार्डन कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है, राइट। और यहां तक इंसेक्टिसाइड, वो गैया माँ कोशिश करके, नॉनवेज वही पैराक्वाट जो घोड़ों में हो गया था, भाई वो जो घास भूसी खा रही है वो इंसेक्टिसाइड तो खा ही रही है। और दवाएं भी देखिए, एलोपैथिक दवा बहुत सीरियस होती है, कोई दवा विष्णु भगवान का चरणामृत कमंडल का नहीं है। तो थिंक 10 times बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग
drug which actually is acting on your CNS. Because dopamine itself, dopa itself, Raja, which you give, has n number of side effects, right? Now, one of the biggest factors for giving is साइड इफेक्ट गिनाने से पहले ही यहाँ हम लोग यूँ कर लेते हैं, सॉरी, वी गो बैक टू द अदर स्लाइड. साइड इफेक्ट दिखाने से पहले एक चीज़ रट लीजिए, क्या? डोपा, लीवोडोपा की दवा टैबलेट आती है सिनेमेट, उसको तभी दीजिए जब मरीज की एक्टिविटी और डेली लिविंग ADL इफेक्ट हो रहा हो. ADL हमारा कॉइन नहीं शब्द ना, इट्स देयर इन द बुक. जैसे हम लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन, तो अगर हमारा हाथ इतना काँप रहा है तो 4 बार सोचें और उसका इलाज, कि हम लिख ही नहीं पा रहे हैं उसका. जरी वाला काम नहीं कर पा रहा, पंडित जी माला जाप नहीं कर पा रहे हैं या आरती, अगर उसकी रोज की दिनचर्या की एक्टिविटी इंटरफियर हो रही है. अब हमारे कितने पेशेंट हैं, तो अभी हाल में भी, अब देखिए हर पेशेंट गौ मार का आरुणी कहना नहीं मानता, यू शुड टेक द फैक्ट. बट एक हमारा बैंक का मैनेजर है, आता रहता है, उसको 2-3 साल से मैंने, उसको पार्किंसन है, क्लासिकल मास्क लाइफ फेशियल सब चीज़ें, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पर मैंने कहा भी मत लो, बिकॉज यू कैन मैनेज योर सिग्नेचर इज नॉट दैट समवन इज सेइंग ये इसका साइन ही नहीं है. अभी हाल में मैंने उसको लीवोडोपा शुरू करी है, कि नौबत ये हो रही थी कि बैंक के जो पेपर्स पे साइन कर रहा था, हिज सिग्नेचर वॉज कुड नॉट बी डिसाइफर्ड, राइट. सो डोपामीन लो डोजेज में शुरू करिए और फ्रीक्वेंटली दी, जैसे 110, डोंट ट्राई टू गिव 250, ना, वो फौरन फायदा बहुत करेगी, आपकी वाहवाह हो जाएगी. पर याद रखिए वो जो यहाँ सब्सटेंशिया नायग्रा में बन नहीं रहा था, बेसिक गैंग्लिया में जाएगा, वहाँ डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डोपामीन बनाएगा, तो वो सेल को भी काम ज़्यादा पड़ रहा है, वो भी तो नष्ट हो रही है. देयर आर थिंग्स नोन एज सेल डेथ बाय फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स का कुछ नहीं है, समझिए O2 ऑक्सीजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव कंपोनेंट ज़्यादा है, वो सेल को, तो जब कोई भी दवा मेटाबोलाइज होगी सेल में, तो वो सेल धीरे धीरे नष्ट भी होती है. तो अगर आपने लो डोजेज में फ्रीक्वेंटली दिया, कोशिश करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर वो 6 बजे उठता है तो चौथाई या आधी गोली दे दीजिए, राइट. 9 बजे, वो 2-3 घंटे ऐसा रहता है, 9 बजे नाश्ता करता है, फिर चौथाई या आधी दे दीजिए. दोपहर में 1 बजे सोता है तो कुछ ना दीजिए, वो तो सो ही जाएगा, कंपन है, क्या फ़र्क है. 4 बजे उठा, चाय, हाथ ना कांपे, चल ले एक बाथरूम से दूसरी, टीवी खोल ले, तो इस किस्म की चौथाई दिन में 3 बार या 2 बार से शुरू करिए लो डोज से. क्योंकि स्वयं आपके पास लिस्ट तब से रखी हुई है, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं. स्वयं ब्लड प्रेशर को घटाता है, एरिथमिया करता है, मरीज को चलने में यूं ही दिक्कत है, हाइपोटेंशन होगा, वो और लड़खड़ाएगा, चक्कर आएगा. दवाएं स्वयं डोपामीन वगैरह वहाँ जो बन रही हैं, लीवोडोपा कन्वर्ट होके कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशन स्वयं कर रही है. स्वयं कंपन तो लक्षण है, इसकी वजह से अदर मूवमेंट डिसऑर्डर, वो यूं हाथ करता रहेगा, कोरिया होने लगेगा, एकथीजिया, फिजिटिनेस, अब मैं इसको छूं, वो पेशेंट बेचारा निचला, जिसको हम लोग कहते हैं निचला ही नहीं बैठ सकता. तो और सबसे मज़ेदार चीज़, इसको आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा. इलाज में भी हम लोग को नहीं, अगेन इडियोपैथिक, एक अजीब किस्म का फिनोमेना है, स्विच ऑन ऑफ. जैसे स्विच ऑन करिए, लाइट आ जाती है, ऑफ. वैसे आपने दवा दी, आप आशा कर रहे हैं दवा आधे घंटे में अब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाके इसका ट्रेमर और ये सब चीज़ें ठीक कर देगी ना. उल्टा है साहब, आपने दवा दी, बुरी तरह ट्रेमर बढ़ गया, दैट मीन्स मरीज ऑफ हो गया. और कभी कभी 3 मिनट में वो कहता हाँ बताओ कौन सा अलमारी है, क्या काम करना है, सब मूवमेंट. तो
यही वैसिलेशन को एक और फिनोमेना, जापानीज टर्म है योयो, कभी पल में रत्ती कभी माशा। ठीक, तो अगेन हम लोगों को इन दवाओं के साइड इफेक्ट क्यों हो रहे नहीं पता। अब पैरों में अडीमा मतलब सूजन कर देती है, पैरों में धब्बे कर देती है, चलिए माफ है। एक रूल लीवोडोपा के साथ आपको रखना है, अचानक नहीं विड्रॉ कर सकते ना। कल सुबह भले उसको साइड इफेक्ट हो रहा, आपको दो धीरे धीरे 48, 72, 96 आवर 3-4-5 दिनों में धीरे धीरे डोज कम कर। आपने अचानक कर दी तो एक सिंड्रोम कहलाता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, उसका भी कारण नहीं पता है, अंदाज पर ये देखा गया है। वही D2 एंटागनिस्ट, उनकी जो शिजोफ्रेनिया की दवाएं हैं वो भी ये सिंड्रोम करती हैं। और अचानक डोपामीन विड्रॉल वाले लीवोडोपा को आप कम कर लेंगे, वो भी ये कर रहा है। इसमें मोर्टेलिटी बहुत है, 100 में 30 लोग मर जाते हैं इलाज पे भी। फीवर होने लगता है, रिज ऐंठन बहुत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, वो बौखलाहट, कंफ्यूजन अजीब सी, और यहाँ तक मसल्स में मसल फाइबर का रैब्डोमा वो टूटने लगता है। इलाज ये सिम्टोमेटिक, मसल रिलैक्सेंट है, डैंड्रो, उसको भूल जाइए। पर टेक होम पॉइंट क्या है, अचानक दवा नहीं बंद करनी है। बेबात के लिए अपनी वाहवाहीगिरी में फट से एडियल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अरे उसका हल्का सा ट्रेमर है पर वो कार चला पा रहा, उससे पूछो तो, दफ्तर चला जा रहा, कोई ज़रूरत नहीं है। पार्किंसन लेबल कर दीजिए, कह दी 3-4 महीने बाद आके उसको सच सच बोल दीजिए, उसको लगे कि हम दोबारा फीस चाह रहे हैं इसलिए बुला रहे, कर नहीं भैया हम दोबारा तुम्हारा ही हित सोच रहे हैं, तुम अगली बार आना, फीस ना देना, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हम नुस्खा लिख दे रहे हैं, अगर तुम पढ़े लिखे हो, लीवोडोपा 110 आप चौथाई सुबह शाम शुरू कर लीजिएगा, अगर स्टीयरिंग ज़्यादा हिले, बहुत सिंपल है। ठीक, तो ये हम लोग के साइड इफेक्ट हो गए। अब लीवोडोपा के अलावा काफ़ी दवाएं हैं, पर देखिए इन सब दवाओं के, एलोपैथी की हर दवा का कोई साइड इफेक्ट है। जो किताबें हमने काफ़ी पढ़ी उस वक़्त भी और अभी भी, क्रेडिट गोज टू 2 न्यूरो फिजिशियंस। एक लंदन में थे CD मार्सडन और एक न्यूयॉर्कर हैं स्टैनली फान। अब I have not followed them on the net, maybe they've passed away, but they have written very classical book by the name of Movement Disorders 1 and 2। मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जैसे याराना है ना भाई आपका किसी का, तो लीवोडोपा का याराना है ब्रोमोक्रिप्टीन से। वो क्या करती है, वो जा कर के स्वयं वहां पे, जैसे जहां डोपामीन के खांचे पे, रिसेप्टर पे चिपक जाती है। सो डोंट ट्राई ऑलवेज, सपोजिंग यू हैव मेनी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, ट्राई टू मास्टर 1 or 2, ग्लाइमेप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड। यू डोंट हैव टू मास्टर ऑल ऑफ देम, ग्लाइबेनक्लोमाइड या ना। अब उसमें भी याराना सल्फोनिल यूरिया में क्या है, मेटफॉर्मिन का। तो ट्राई टू स्टिक टू ग्लाइमेप्राइड प्लस माइनस मेटफॉर्मिन, डोंट लर्न बिकॉज उनकी, अब जैसे इन्हीं लोगों ने, इन्होंने COMT माओ वगैरह हैं, ये डोपामीन को नष्ट करती हैं पेरिफेरी में, ब्लड वेसल में, RBC 10 जगह, फॉरगेट अबाउट दैट। बट सेलेजिलीन 60s में आई तो बहुत तारीफ हुई, बट सेलेजिलीन का असर एम्फेटामिन जैसा है बेटा। यू कैन नॉट गिव सेलेजिलीन 5 मिलीग्राम की गोली है, फॉरगेट अबाउट दैट अगेन, आफ्टर 2 o'clock वो सोएगा नहीं, उसको हमेशा ही लगता बताओ किसको पीटना है। अब जैसे एम्फेटामिन्स का तुम चौंकोगे, जब हिटलर ने इन्वेड करा 1939 में, तो अपने जितने सोल्जर्स थे भाई, फ्रांस से रेजिस्टेंस ऑफर, सबसे पहले फ्रांस को इन्वेड, ही कॉन्कर्ड फ्रांस इन 3 days, हफ्ते भी नहीं। क्यों? अब पता चलता है उसने उन सालों को खाने में एम्फेटामिन दे रखी थी। अब भाई ऐसी दवा जो आपको हाई कर दे बिल्कुल, बताओ, यू कांट। अब टॉलकपोन है, CMT, एंटाकपोन का तो टॉलकपोन कॉजेज फेटल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस आप मर, तो ऐसी, अरे जिंदा तो है भाई, चले दो।
अब डोपामीन ड्रग्स में भी एक पैसिटेन है। ये लोग, ये मार्जन फैन वगैरह कहते हैं, देखो पैसिटेन के साइड इफेक्ट्स बहुत है। सीएनएस में बौखलाता मरीज, यूं ही पहले हमने कह दिया ब्रैडीफ्रीनिया बौखलाता है। तो you do not give a drug which worsens the very symptom of the patient भाई। जीआई में कॉन्स्टिपेट करता है, एंटीकोलिनर्जिक है ना, मरीज पहले ही हम समझा चुके हैं, एनस स्फिंक्टर टाइट है। आई में ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट करता है, साइक्लोप्लीजिया है। ब्लैडर शूशु, वैसे उसको पॉटी मुश्किल से उतर रही थी, अब ब्लैडर को भी इवैक्यूएशन मुश्किल है। सो ट्राई टू रेजिस्ट पैसिटेन। ये लोग हेल करते हैं, अरे साहब बहुत ठीक कर देता है ट्रेमा। नहीं भाई, पढ़ो। हर चीज ये चक्कर में बदल बदल के, ये कोई हम लोग शोबिज में ऐश्वर्या राय को थोड़ी ना है कि भाई आज ये कपड़ा पहना कल वो, आज ये दवाई दी, ना ना। जीवन भर जो कि संभली दवाएं हैं, जो फायदा करती हैं ज़्यादा 70-80%, नुकसान 20 है, उन्हीं में अदल फेल करिए। हमेशा ध्यान रखिए। पता नहीं यू रेड आइंस्टाइन की सुनते हैं हमने, आई टू ऑलवेज रीड हिम अ लॉट बिकॉज वो खुद, मैं भगवत गीता का ज़रा समझिए फॉलोअर टाइप या जो कहिए बहुत आइंस्टाइन खुद भगवत गीता पढ़ता था। और सबसे मज़ेदार था उसकी कुटिया और उसकी अलमारी में 4-5 काले पैंट कमीज, सफ़ेद कमीज काला सूट। तो ही स्माइल कि मुझे डिसीजन ही नहीं लेना कौन सा पहनना, वो सब एक से। तो वैसे ही रखो कि भैया लीवोडोपा ब्रोमोक्रिप्टिन पे जिंदगी काट देंगे। जब तक का पढ़ते रहो, कोई आ ना जाए, ब्रोमोक्रिप्टिन तो बहुत निकृष्ट है। ठीक, अब आखिरी में साउथ इंडिया में काफ़ी एडवोकेटेड है और ये लोग भी बहुत कहते हैं कि साहब ये देखिए सर्जरी नहीं राजा, ब्रेन खिलवाड़ की चीज़ नहीं है। आपने थैलेमस या पैलेडस को करा, सर्जन गलत नहीं करा, पर बगल में निशान से भी भाई कोई चीज़ सर्जरी के बाद हील करेगी ना, वो फाइब्रोटिक्स का ने बगल को जकड़ लिया तो आप पैरालिटिक पड़े रहेंगे, हेमीप्लीजी क्या कुछ भी जो है एरिया नष्ट हुआ है। अब थैलेमस का तो स्पीच में है, थैलेमस के बहुत फंक्शंस हैं, ऐसे नहीं। ये कोई थोड़ी ना कि आप चटनी, भाई खाने में आज क्या बना है, अच्छा भिंडी आलू भी है, सुनो थोड़े से दही बड़े भी, ऐसे थोड़े से सर्जरी नहीं कराते। मैंने तो कभी अपने मरीज को एडवोकेट नहीं करता हूँ। अब हम लोगों का 2-5 मिनट में हम आपको बताएंगे 2 मज़ेदार विल्सन्स बीमारी। जरूर देखिए, जो चीज़ इलाज वैसे भी साला पता ही नहीं कारण क्या है 80% में, विल्सन्स में कारण पता है कि कॉपर मेटाबॉलिज्म है। और कॉपर हम लोगों को चाहिए, कॉपर की चीज़ें भी पता है कि जैसे इमली में और कई ऐसी चीज़ें जो रोज़ चॉकलेट्स में कॉपर बहुत है। अब विल्सन में कॉपर मेटाबॉलिज्म का लफड़ा है, कॉपर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा हर जगह। जॉन्डिस में ये जॉन्डिस दे रहा है, ब्रेन में यही यंग, अगर कोई भी यंग पार्किंसन अधिकतर बीमारी है 50-60 साल के ऊपर की। अगर 30 साल में आपको पार्किंसन दिख रही है तो कृपा करके ये 3 कारण सोचें। विल्सन्स में मज़ेदार आदि के आँख एक केफ रिंग है, नाम काइजर फ्लेशर रिंग। वो यहाँ आँख में लेयर्स है, कॉर्निया में, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है पर वहाँ पे यही कॉपर तांबा डिपॉजिट, आपको तांबे जैसी रिंग दिख रही है। तो पार्किंसंस तभी होगा जब साथ साथ केफ, तो आप बस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए। भाई मरीज को ट्रेमर है, गेट डिसऑर्डर है, कुछ भी है, शफल है, इसमें और भी अरे विल्सन में लक्षण है, रिकरेंट फ्रैक्चर, जॉन्डिस, बिहेवियर डिसऑर्डर, दौरे, पर हटाइए उसको। आपके पास यंग पार्किंसन आया, आपका एक नियम बनता है केएफ रिंग करा के बेटा आ जाओ। अगर केएफ रिंग है तो सीरम सेड्यूलोप्लाज्मिन करा के जिंक इलाज या ट्राइन इलाज दे देंगे, क्यों ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा सोचिए, उसी से नहीं, उसके रिश्तेदारों माँ बाप से पूछिए कि भाई कहीं ये जाके सुट्टेबाजी, वही मेप्रेडीन, उसमें एमपीटीपी कंटामिनेंट तो नहीं है, यंग पार्किंसन। और आखिरी उससे पूछे कहीं तुम साइकियाट्री वाली D2 एंटागनिस्ट की दवा तो नहीं खा रहे हो, क्यों दवा बंद करेंगे ठीक हो जाएगा बेटा।
तो ये 3 टेक होम पॉइंट हैं, राइट। एक और पॉइंट में पहले ही बता चुका हूं, लिख दिया है MSA PSP। ये कब सोचते हैं? ये इडियोपैथिक जो पार्किंसन नहीं सोचेंगे, जब उसको साथ साथ अन्य लक्षण हो। दैट मीन्स MSA मल्टी सिस्टम एट्रोफी है, बेसल गैंग्लिया ही नहीं, ये रेयर है, 1-2% है, और वैसे भी देखिए लाइलाज है। तो अगर आपने मिस भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो एक तरीके का टेक होम पॉइंट आपका ये है कि पार्किंसंस बीमारी में मैनेजमेंट में इलाज तब दीजिए जबकि अनिवार्य, जो इंग्लिश का इम्पेरेटिव हो। लो डोज में इलाज दीजिए, बार बार दे दीजिए। इस पे ना जाइए कि हम बीडी दे देते, नहीं नहीं नहीं, वो असर ही नहीं है, उसकी लॉन्गेविटी, हाफ लाइफ कम है। यंग पार्किंसन में 20-30 साल में विल्सन्स, MPTP या कोई और टॉक्सिसिटी या एंटी एपिलेप्टिक सोच लीजिए, राइट। और आखिरी चीज ध्यान करके ये रट लीजिए, लीवोडोपा के साइड इफेक्ट। अब जैसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने लिखा नहीं है, पर मेलिग्नेंट मेलेनोमा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लीवोडोपा जहर आप दे ही नहीं सकते, क्यों? आगे चल के मेटाबॉलिज्म में देखेंगे, डोपामीन आगे चल के बनाती है डोपाक्विनोन और मिलानिन, राइट। तो एब्सोल्यूट, तो उसके लक्षण, साइड इफेक्ट, कहीं मेरी दवा से तो ट्रेमर भले ही घट रहा, अन्य मूवमेंट डिसऑर्डर तो नहीं बढ़ जा रहा। तो ये 3 टेक होम पॉइंट है, राइट। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सज्जन है श्री जे राजपूत, उन्होंने लिखा, मेरा सवाल है कि कोई बात दिमाग में आ जाती है तो निकलती नहीं है, राइट, अग्रीड। अब इसका जवाब बहुत सिंपल है राजा। आपको लगेगा कि हम ब्राह्मण हैं या पढ़ रहे हैं उपनिषद गीता, नहीं राजा। देखिए, डेफिनेशन एज मैन इज अ बंडल ऑफ थॉट, बुद्ध भी यही कह रहे हैं हर जगह। हम लोग समझिए एक विचार की पुड़िया है, राइट। तो उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए मैं स्टूडियो में बैठा हूं तो घर में चाय नहीं पी रहा हूं ना, समझिए। तो थॉट अगर आ गई है तो हटेगी कैसे? थॉट हटाई नहीं जा सकती। समाजशास्त्र कहता है कि यू कैन नॉट रिमूव वाइस, यू हुक ऑन टू गुडनेस। तो हटाइए मत उसको, दूसरा अच्छा उच्च ख्याल पकड़ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आ गया है उसको हटाते नहीं है। वॉक के लिए चले जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, कोई अच्छा, मैं तो रिकमेंड करूंगा, इतने अच्छे दोहे कबीर के हैं। अरे रामकृष्ण परमहंस, रमन्ना महर्षि, टेक अप एनी टेक्स्ट यू लाइक इन इंग्लिश और हिंदी, ऑटोबायोग्राफी, उसको पढ़ लीजिए, वो ख्याल गायब। ओमनी प्रेजेंट को थोड़ी ना होता है, ईश्वर ख्याल को थोड़ी ना है, क्योंकि अब आप अच्छी चीज पढ़ रहे हैं वो ख्याल चला जाता है। अगर फिर से 4 मिनट बाद आए फिर से पढ़ लीजिए, राइट। डॉक्टर कुश यादव सर, काइंडली एक्सप्लेन ऑन ऑफ फिनोमेना एंड ट्रीटमेंट फॉर द सेम, राइट। आई वुड से डनिंग हैंड्स अप। हमारा एक मरीज था ऑन ऑफ का। ऑन ऑफ क्या है? देखो, जैसे ह्यूमन नेचर है, कबीर बहुत अच्छे कहते हैं कि जो दुष्ट है तो वो दुष्ट ही रहता, और जो शिष्ट है, संत न छोड़े संततः कोटिक मिले असंत। जो अच्छा आदमी है वो इतनी अच्छाई नहीं छोड़ता है। और उसके बीच के एक लाइन भूल रहा हूं, पर एंड में कि चंदन के पेड़ पे पाइथन सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी उनका नाजा ना जाए, कोबरा का वेनम नहीं लेता। तो वैसे ही आप दिमाग में रखिए कि यू कांट बी ऑन ऑफ, कि 9 बजे से 11 बजे तक आप बहुत अच्छे, सबकी मदद करते हैं, और 11 से 12 गजब घूसखोर है, और 12 से 1 गजब आलसी। ऐसा नहीं होता। तो आप समझ रहे ना, ऐसी एंटिटी। वैसे ही तुम सरप्राइज रहोगे, ऑन ऑफ का एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। दसियों ने कहा सब रैपिडिटी, इट इज, देर इज नो, यस, व्हाट यू कैन ट्राई फॉर ऑन ऑफ, यू ट्राई द ट्रीटमेंट बेस्ट। जो ये लोग भी कहते हैं, ट्राई डिक्रीजिंग द डोज ऑफ लीवोडोपा,
maybe it improves, maybe. That is it. N number. And one of the best treatment for all this, which I have done in 2 or 3 of my patients, is assurance. मरीज को देखो, जो हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं ना, सर दर्द, नहीं ठीक हो जाओ, परेशान ना हो। उसकी पत्नी जो आया अटेंडेंट को कहो, नहीं परेशान ना होइए आप, ये हो रहा है, ज़रा सी डोज कम कर दीजिए और चिंता ना करिए। तो योर पॉजिटिव रिप्लाई हेल्प्स इन assuaging या इम्प्रूविंग द ऑन ऑफ फिनोमेना। विनोद कुमार गुप्ता जी ने पूछा, सर रिजिडिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है क्या, क्योंकि ये किसी भी ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। राइट, नहीं रजा, देखो इट डिपेंड्स। 10 किताबें ये कहती हैं, पार्किंसन में एक और दवा एडवोकेट करते हैं रिजिडिटी की, उसका मैकेनिज्म एक्शन फ़र्क है, कैल्शियम एंट्री मसल में कम करता है। पर समझो भगवान ही रिजिडिटी से उसको एक खंबे नुमा खड़े कर रहे हैं। डैंट्रोलिन करके तुमने दवा दी, रिजिडिटी को डिक्रीज कर दी, ऐसा ना हो कुर्सी से खड़ा ही ना हो पाए, गिर जाए। रिजिडिटी, इन अदर वर्ड्स, थोड़ी रिजिडिटी फायदेमंद है, वो उठ के खड़ा हो पा रहा है, तो रिजिडिटी घटाने की कोशिश ना करो, ना। मेन पता है क्या करो, सबसे ज्यादा दुखदाई मरीज बोले ना, इस ट्रेमर, जब हाथ कांपता रहता है, स्लॉपी ईटर, उसको खाना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, रिमोट पकड़ के कुछ बदलना मुश्किल। रिजिडिटी क्या रह जाए एक जगह, जैसे अब हम बैठ गए, हम पार्किंसन रिजिड है तो ठीक है भाई, मैक्सिमम उसको थोड़ी देर बाद आके मुझे उठाना ही तो है, हाथ पकड़ के, जैसे मैंने फोटो देखी वही तो करना है। तो रिजिडिटी को घटाने की ना कोशिश करो, ना दवा बढ़ाओ। अगर मरीज कह रहा है साहब मेरी पार्किंसन में, वो कहेगा अकड़न नहीं जा रही साहब, कहो जाएगी। दैट इज, समझो एक तरीके का वर्चुअल गप मार रहे हो, जाएगी नहीं, उससे कह नहीं सकते हो कि फायदेमंद है, क्योंकि तुम अकड़े हो तो यूं करके खड़े हो पा रहे हो। राइट, कैन पार्किंसन भी क्योर? नो, हमें कारण ही नहीं पता है, तो क्योर क्या भाई। जब मान लो हमारी बुआ, हमारी चाची दुष्ट है बहुत, तो कारण पता है ना, वो हमारी खोपड़ी खाती हैं, तो कारण पता है, तो हम मकान बदल लें या चाची को दूसरा फ्लैट दिला दें, वहाँ रहें, तो क्योर हो गया। अब वो तो 20-30 दिन में एक बार आएंगी ना, कारण ही नहीं पता है राजा। तो पार्किंसन हमेशा एक वर्ड है, और तुम चौंकोगे, यूल बी सरप्राइज, मोस्ट CNS डिसऑर्डर्स कैन नॉट एवर बी क्योर्ड, देयर इज नथिंग क्योर। तो हम लोग बनते हैं, क्योर है राजा 2-3 बीमारियों का, TB, टाइफॉइड, UTI, एंटीबायोटिक दे दिया, बस चंद गिनोगे, बाकी सब कंट्रोलेबल हैं, बर्दाश्त करनी है। थोड़े से कम हो जाएं लक्षण, समझो बहुत बढ़िया। यह मरीज को भी कहते हैं, ये अच्छी किताबें साफ साफ लिखती हैं। जो कहता है हम ठीक कर देंगे, वो गधा बना रहा है, झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट तुमने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी, हमने यही तो डिसवेट करा है। साउथ में सुनते हैं, देखो हम इतना ट्रैवल नहीं, हम काफ़ी कूपमंडूक, हम यहीं पैदा बढ़े हुए हैं, यहीं पूरा जीवन काटा, 70 साल यहीं लखनऊ में तय होंगे, पर सुनते हैं साउथ में काफ़ी एडवोकेशन है। बट आई विल ऑलवेज से राजा, सोच समझ के। अब जैसे मुझे ही है, एक डिस्क प्रोलैप्स है, 10 सर्जन को यहाँ भी। अब सर्जरी का इंडिकेशन एक ही होता है डिस्क में, क्या, या तो पैर पतला हो रहा हो, या सेंसरी लॉस हो, या ब्लैडर बावल है। मैं दर्द के लिए क्यों करा लूँ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिया का कोई ज़रूरत नहीं, लीवोडोपा दो। कई फुक्के अगर देखोगे झुट्टे हैं, जैसे रिसर्च करी उन्होंने कहा साहब फीटल एड्रीनल में, वहाँ भी तो डोपामीन बन रही है ना, तो एड्रीनल टिश्यू अगर ग्राफ्ट कर दी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो गए, पर खुद ही उनको जो भी शर्म आई, या लोगों, यूरोप वाले रिपीट नहीं कर पाए, मेक्सिको वाले थे ये, जाओगे देखोगे 20-30 साल पहले, दे वर सेइंग ब्रेक थ्रू सर्जरी है वो। पता चला 10 साल बाद में कोई वो रिजल्ट रिपीट, तो उन्होंने खुद उन पे प्रेशर डाला गया कि भैया आप कह रहे हैं आपके 4 पेशेंट और वीडियो भी दिखा रहे हैं, फुक्का है क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ माफ़ करिए, बोल दिया। राइट, हमेशा याद रखो एक जीवन में मोनोथेरेपी,
लीवोडोपा शीट एंकर है, समझो जड़ में, जड़ का स्ट्रक्चर देखा, जाइलम फ्लोएम पानी, पत्ती को पानी नहीं देते, बहुत हीट हो जाए, देखो 3-4 साल बाद चंदा लीवोडोपा का असर कम हो जाएगा। दवा जहाँ डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जहाँ बन तोड़ के हम लोग लीवोडोपा दे रहे हैं, उसको डोपामीन बनाएगी, वो सेल ही नेस्ट हो जाती, न्यूरॉन। तब भी जिनमें फायदा होता है हम लोग कहते हैं प्रॉब्लली न्यूरोग्लाया, दैट मीन्स एस्ट्रोसाइट में बदल रहा है। उस समय 4-5 साल बाद जब वो कहे कि साहब अब ट्रेमर में भी उतना नहीं लग रहा है, तो तुम छोटी सी ब्रोमोक्रिप्टीन 1.25 या कुछ ब्रोमोक्रिप्टीन, जो कि D2 एगनिस्ट है, डोपामीन 2 रिसेप्टर पे जाके वो डोपामीन जैसा आकार है, चिपक जाती है। तो रिसेप्टर समझो गधा बन रहा है कि डोपामीन आ रही है, डोपामीन नहीं आ रही है, उसमें ब्रोमोक्रिप्टीन जोड़ दो। पर शुरू में तो दो मत, जितने भी 2-3 साल। एक चीज और याद रखना, ये हमने शुरू में कहना जरा सा भूल गए, पर यूं ही ध्यान रखना सब लोग कि शुरू में मरीज को 1-2 साल तक, जैसे मान लो मैं 70 का हूं, मुझे ट्रेमर ये जो हल्का सा हो रहा है, इससे पहले भी 24, 25, 26 मुझे जनरलाइज पेन्स होंगे। अब मरीज बेचारा टॉस, अभी उसको ट्रेमर ब्रैडिका कुछ नहीं, वो ऑर्थो में जाइए, हड्डी वाले को दिखाइए, साइकियाट्री में जाइए, वो टॉस होता रहता कंचे तक। जब उसको सन 1926-27 में ट्रेमर ब्रैडिकानीजिया आ जाएगी, तब उससे तुम रेट्रोस्पेक्ट में पूछोगे तो कहेगा हाँ साहब हमने कईयों को दिखाया, दर्द बहुत था। अब ये भी कारण है, वी डोंट नो राजा, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर ग्लॉस्ड ओवर बाय दैट ब्यूटिफुल टर्म यूफेमिज्म, इडियोपैथिक। वो कहते थे पेन्स आर इडियोपैथिक। अरे कहो भैया हमें नहीं पता है। वैसे कंबाइंड ट्रीटमेंट इज नेवर बेनिफिशियल, तुम दोनों के साइड इफेक्ट जोड़ रहे हो। चाहे एंटी एपिलेप्टिक ले लो, कोशिश करके सीजर में भी एक दवा दो पूरी मैक्सिमम, क्यों साइड इफेक्ट भी तो उसी के रहेंगे ना, डबल नहीं दो ना। हर किताब अच्छी ये लिखेगी, कोई एंटीबायोटिक के 6 एंटीबायोटिक नहीं देते। सोच लो कौन सा कीटाणु, ठीक। How can you connect with me? Now that you can note down my number, because I don't know, my telephone is lying there. You'll just see my telephone, Raja. I'm computer illiterate. I love studying and I would love to teach you all also if you say. I have no hesitation. You can note down my number 7380 719 462. I'll repeat it. It's a 500 rupee Nokia phone. There's just an incoming call and an outgoing call. There's no WhatsApp, no Twitter. I don't. Facebook, blah, 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 blah. है ना? नहीं राजा. There is no relationship between ADHD and Parkinson. No. और ADHD also take it with a pinch of salt. कि जो ADHD का चंदा ट्रीटमेंट है रिटालिन, वो मर्ज से ज्यादा है। ADHD हम लोग जैसे कहते हैं, तुम्हारे यहाँ होंगे 10 बच्चे निचले नहीं बैठते, आए उसको छू रहे हैं उसको। हमारे यहाँ तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं तमीज से बैठते हैं, पर एक जना है उसका बच्चा आ रहा होता है, हम छोटी छोटी जो डेकोरेशन की चीजें हटा देते हैं, वो जरूर तोड़। ADHD मीन्स दिस ओनली, राइट। श्री ऋत्विक मिश्रा ने पूछा है, इन टुडेज डे एंड एज हाउ कैन वी स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी ड्यू टू वर्क प्लेस स्ट्रेस। नहीं राजा, आप ट्रेन में गए हैं, गए होंगे जरूर। जो ट्रेन आपने कभी भी अपनी अटैची सर पे को थोड़ी ना रख ली है, क्यों, सामान मेरा है, राइट। आप क्या करते हैं, जो ट्रेन जा रही है वो आपकी अटैची पे ले जाएगी। तो एक ब्रह्मा जी की फोटो देखिए, कमल पे ब्रह्मा बैठे हैं, उनको ना कहिए थोड़ा खिसको, हम भी बैठेंगे। नहीं भैया, वो CEO हैं यूनिवर्स के। सो फ्रैंकली देयर इज नथिंग लाइक यू एंड मी राजा, नथिंग। हम लोग शरीर मन बुद्धि नहीं है, अभी भी इतना साइंस बढ़ गई है उसको पता ही नहीं है। और शर्म लगती कहने कि ईश्वर निकल गए, तो हम लोग कहते हैं डेड हो, प्यूपल टैल साहब ये तो अब गुजर गए। तो भैया क्या निकल गया, अभी तक तो 5 मिनट पहले ठीक था, समझ रहे आप। तो हम लोग की आदत हो गई है सब खोपड़ी स्ट्रेस। ये साला उन लोगों का और अमेरिका यूरोप का शब्द है।
हमारे यहाँ हम लोग कहलाए जाते हैं दिव्य आत्मस्वरूप नारायण, सत चित आनंद अंदर, दैट वी आर ट्रूथ, हम लोग खुश हैं। तो जो ईश्वर एक बहुत सिंपल सेंटेंस आपको कह दें, क्या? गॉड डज नॉट सेंड यू टू अ प्लेस अलोन, ही गोज देयर फर्स्ट, सर्वेज द प्लेस, comes back, stands with you and then goes with you. So there is nothing, उसमें बहुत सुंदर सेंटेंस है, लास्ट एक्सप्लेनेशन, वेलकम टू विक्ट्री। तो जीत तो है ही, आगे पीछे वो कबीर का है कि जो संत है वो उधर समाता, जितना जरूरी उतना लेता है। क्यों? आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। परमात्मा को बुलाया तो ये मत सोचो मीरा ही के कहने पे आ रहा, ना राजा, आपके कहने पे भी, आप भी तो अंश हैं। सर, आई हैव हैड हेडेक लास्ट 1 year in frontal and memory alteration, gradually problems with slurring speech. Vad, your slurring speech 99% must be because of the drug. Because ये जो हिमांशी तुम्हारा सेंटेंस है, आई हैव हैड हेडेक लास्ट 1 year, हेडेक इस एंटिटी को हम लोग कहते हैं क्रॉनिक टेंशन एक, समझ रहे हो? ये वर्ल्ड में सबसे कॉमनेस्ट कॉज एब्सेंटिज्म का है जुकाम, जुकाम बुखार। भाई बच्चा स्कूल नहीं गया, जुकाम था। कुक आपकी आई नहीं, जुकाम बुखार था। आप दफ्तर नहीं गए, जुकाम। सेकंड कॉमनेस्ट है ये जो आपने कहा क्रॉनिक। ये जो मसल है चंदा हिमांशी, ये फ्लैट है, ये स्वयं टेंशन में, क्योंकि तुम नाखुश हो। तो नाखुशी से स्लरिंग स्पीच नहीं आएगी, खोपड़ी दर्द होगा, दवा से स्लरिंग पे। सर व्हाट अबाउट हाइपरबैरिक? नहीं राजा, इन सब में नहीं एडवोकेटेड। हाइपरबैरिक समझो सन 50 में था, अब सब गायब है, कुछ नहीं होता इससे। ये आई वॉश है, गधा बनाना समझिए, कुछ नहीं राजा। दवा का उपयोग कम करिए। पार्किंसन क्या, जो हाइपरबैरिक कंडीशंस भी थी, सुनते थे शायद हाइपरबैरिक, पता नहीं किसमें, हम तो सच पता है भूल भी गए, जाके फिर से पढ़ लेंगे किन किन में दिया जाता था। कोई एक कोमा था, मेटाबॉलिज्म, आई थिंक बार्बिटूरेट पॉइजनिंग वाज इट, आई डोंट नो, यू अल्कलाइज द यूरिन, देयर समथिंग, आई विल गेट डाउन टू and let you know. You can note my phone number 7380719462, because I'm not on email, I have no email, I'm not on Twitter, I'm not on Facebook, I'm a simple guy. But yes, you can surely phone me, definitely not an order, from morning, evening, anytime, and I'll answer your call. And I do teach people on Zoom, because that's the only thing I know how to operate. So your queries, you can phone me, and then you can make a Zoom link, you know, and send it to, because my phone does get messages. I can tell you something. Okay? Fine. Thank you. Right? We are finishing and the time's also over. So I think I'll be grateful if you take away these home points, and I will thank all of you for a patient listening. Okay. Namaskar.